हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के नए टॉपिक के साथ, नागरिकता के साथ करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह हैं वो भी देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे। इसके बाद जो भी नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो आपके छूटेंगे नहीं, पूरे सॉल्व होंगे। तो हम देखते हैं एक बार नागरिकता। नागरिकता में एक नागरिकता एक कैसी अवधारणा है, ये कानूनी अवधारणा है। पॉलिटी किस भाग में दी गई, ये पॉलिटी की भाग 2 में दी गई, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पॉलिटी के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके कहाँ तक दिया गया, 11 तक दिया गया। नागरिकता भारत में कितने किस प्रकार के लोग रहते हैं, 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो नागरिक रहते हैं, एक विदेशी रहते हैं। कौन? नागरिक भी रहते हैं और विदेशी भी रहते हैं। तो विदेशी में भी 2 टाइप हैं, एक मित्र देश के नागरिक, एक शत्रु देश के नागरिक। एक मित्र देश है तो नागरिकता नागरिकता हो गया, एक विदेशी नागरिक हो गया। इसमें मित्र देश के नागरिक हो गए, विदेशी हो गए। मित्र देश हो गया जैसे हमारा अभी, जैसे रसिया के प्रेसिडेंट अपने यहाँ आए हैं, तो रसिया कैसा हो गया, मित्र देश हो गया। और जैसे पाकिस्तान कैसा हो गया, शत्रु, जिसके साथ युद्ध चला हो क्या क्या शत्रु देश कहलाता है। तो इसमें जो नागरिक हैं अपने इंडिया के, जो नागरिक हैं उनको कुछ, नागरिकों को कुछ बेनिफिट मिलते हैं, नागरिक होने का कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ये पूछा जाता है किस आर्टिकल में, मतलब केवल नागरिकों के लिए वो आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 15, 16, यहाँ पे 16 होगा, 15, 16, 19, 29, 30। कौन से आर्टिकल? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 आप लोग ये याद कर लेंगे। इसके साथ साथ इन जो नागरिक हैं उनको कर अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं कि ये अधिकार हैं आपके, तो आपको आपको कुछ, अगर मान लो कहीं से आपको अधिकार मिले तो उनके कर्तव्य भी आपको कुछ होंगे कि अधिकारों के साथ साथ आपको कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ेगा। तो कर्तव्य भी हैं कि हमारे जो संविधान है उसका मतलब आदर करें, झंडे का आदर करें, मतलब झंडे मतलब तिरंगे का आदर करें, ये राष्ट्रगान का आदर करें, इनका सबका आदर करना पड़ेगा आपको। ये हमारे क्या होंगे, कर्तव्य होंगे। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान की राज पद्धति। भारतीय संविधान में आप एक क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान की राज पद्धति कैसी है, दोहरी। भारतीय संविधान की राज पद्धति तो दोहरी है। दोहरी का मतलब केंद्र और राज्य किस प्रकार के, केंद्र की शक्तियां अलग हैं, राज्य की शक्तियां अलग हैं। दोहरी पर नागरिकता एकल है, केवल एक नागरिकता। पाकिस्तान, अरे सॉरी पाकिस्तान नहीं, अमेरिका में कैसा है, दोहरी, मतलब राज पद्धति कैसी है, दोहरी, पर उसकी जो नागरिकता है वो भी दोहरी है। राज्य की अलग नागरिकता है और सरासर केंद्र की अलग नागरिकता। पर अपने इंडिया में ऐसी नहीं है, केवल एकल नागरिकता। कैसी एकल नागरिकता, इस एकल नागरिकता का प्रावधान क्यों है कि इससे कहीं भेदभाव ना पनपे, जो इंडिया के जो लोग हैं एकता बनी रहे, भेदभाव ना हो, इसीलिए कैसा प्रावधान किया गया, एकल नागरिकता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, किस किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता। इसमें जो आर्टिकल दिए 511, इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। केवल आर्टिकल 11 और 5, 6, 7 उसी टाइम के थे जब मतलब देश आज़ाद हुआ, तो उसी समय के लोगों के लिए कुछ चीज़ें थी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग वही देखें। तो आर्टिकल 11 इसमें कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून हो गए, संसद संसद बनाई। कौन बनाएगी? संसद। ये इंपॉर्टेंट है। कौन इसमें पूछा जा सकता है, नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है? संसद। किसके द्वारा? राष्ट्रपति दिया होगा, संसद दिया होगा, प्रधानमंत्री दिया होगा, और वो दिया होगा सुप्रीम कोर्ट। तो आपको संसद लगाने के आना ना, कि राष्ट्रपति। किसको नागरिकता का अधिकार देता है? संसद को। जब संसद को नागरिकता का अधिकार देता है तो संसद ने ही नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया था। इसमें 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से नागरिकता का मतलब त्याग किया जा सकता है या छीनी जा सकती थी। कितने प्रकार? 5 प्रकार नागरिकता त्याग, 3 प्रकार से। आगे देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955, प्राप्त और अर्जन या छोड़ना। 5 प्रकार है। ये कितने प्रकार हैं? 5। जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण या सहजीकरण के आधार पर, या प्रकृतिकरण, इसी को प्रकृतिकरण कहते हैं, और किसी विदेशी क्षेत्र का अधिकरण कहते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया ने किसका, सिक्किम का अधिकरण किया था। सिक्किम को इंडिया में मिलाया था, तो वहाँ के जो लोग थे ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक कहलाने लगे। और त्याग कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार। त्याग, अंत और वंचना, ये आगे समझेंगे एक एक करके। जैसे में है जन्म के आधार पर, तो जन्म के आधार पर इसमें तीन तीन स्लाइड है, मतलब 3 स्लाइड के थ्रू हम लोग समझेंगे। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी अपना संविधान का, अपना देश गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके 50, 1 जुलाई 1987, 26 जनवरी 1950, ये डेट आप माइंड में रखेंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ और उसके माता पिता भारत के नागरिक हों या ना हो। इसमें क्या है, भारत के नागरिक, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो या ना हो, पर वो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई
87 के बीच में पैदा हुआ तो किसके आधार पर, जन्म के आधार पर वो नागरिक के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई, पहले क्या था 26 जनवरी, फिर 1 जुलाई 1950 के बाद किंतु 3 दिसंबर 2004, कितना 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत में पैदा हुआ और उसके माता पिता में से कोई एक, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, कोई एक, इसमें क्या है, कोई भी ना होगा माता पिता में तब भी चल जाएगा, इसमें कोई एक होना चाहिए। दूसरे में क्या है कि 3 दिसंबर अगर 2004 के बाद पैदा हुआ तो उसके माता पिता में से कोई एक तो भारत का नागरिक होगा। उसमें जो दूसरा जो नागरिक नहीं है वो अवैध प्रवासी ना हो, जैसे अवैध डॉक्यूमेंट या ऐसे घुसपैठिया वगैरह ना हो, एक वैध प्रवासी हो, अवैध प्रवासी ना हो, मतलब वैध प्रवासी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वैध प्रवासी। इसको एक ट्रिक के साथ आप बना लेंगे तो भूलेंगे नहीं, एक ट्रिक के साथ आप बना लेंगे तो भूलेंगे नहीं। जैसे एक डायग्राम बना लेंगे ऐसे इस प्रकार का, यहाँ पे लिख लेंगे 26 जनवरी 1950, यहाँ पे हो गया 26 जनवरी 1950, यहाँ पे 1 जुलाई 1987, यहाँ पे हो गया 3 दिसंबर 2004, इसके बाद का अब तक का। तो ये क्या 26 जनवरी से लेके 1 जुलाई 1987 में जो पैदा हुआ है उसके माता पिता, इसमें बस थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है। इसके माता पिता जो हैं, माता पिता वो भारत के नागरिक हों या ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर इसका जो यहाँ पे है ये जो है इनमें माता पिता में से कोई एक, 1 जुलाई से लेके 3 दिसंबर तक माता पिता में से कोई एक, कोई एक। और इस 3 जुलाई 2004 के बाद क्या है, माता पिता में से कोई एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा है वो अवैध प्रवासी ना हो, क्या है, अवैध प्रवासी ना हो। अब देखेंगे देशीकरण के आधार पर, तो बस सॉरी वंश परंपरा के आधार पर यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2000, ये डेट जो 2-3 डेट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। से पहले भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर, भौगोलिक सीमा के बाहर मतलब विदेश में, कहाँ, विदेश में, भौगोलिक सीमा के बाहर मतलब विदेश में, हाँ विदेश में, विदेश में जन्म लिया हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जो जन्म लिया 3 दिसंबर के बाद क्या दिया है, भारत का नागरिक। उसमें भी क्या दिया गया था पिछले वाले में कि 3 दिसंबर भारत के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यहां से लिख लेंगे भारत का नागरिक तथा अवैध प्रवासी। यहाँ पे क्या था, अवैध प्रवासी, वही इसमें है, सेम इसमें है। इसमें भी क्या है, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, 3 दिसंबर के बाद में अवैध प्रवासी ना हो। उसके बाद है 3 दिसंबर 2024 के पश्चात भारत का की भौगोलिक सीमा के बाहर, भौगोलिक सीमा के बाहर का मतलब विदेश में जन्म लिया हो, उसके माता पिता में से दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दोनों, दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। और वो जैसे मान लो आप माता पिता, मान लो आप मतलब पेरेंट्स हैं, आपके कोई बच्चा जन्म लिया है तो 1 वर्ष के अंदर जो दूतावास, हर देश में इंडिया का दूतावास है जहाँ पे मित्र देश है, तो दूतावास में आपको पंजीकरण कराना होगा कि हमारा बच्चा हुआ है, इसको हम कहीं किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं दिलाना चाह रहे हैं, आप हमें अब इंडिया की नागरिक। तो 1 वर्ष के भीतर, कितने, 1 वर्ष के भीतर आपको भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराना होगा। तो इसको भी ऐसे बना लेंगे 26 जनवरी 1950 और 3 दिसंबर 2004 अब तक। तो ये हो जाएंगे। इसके बीच क्या होना चाहिए कि माता पिता में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माता पिता में से कोई एक नहीं, दोनों होने चाहिए। 3 दिसंबर के बाद जो जन्म लिया उसमें क्या माता पिता में से दोनों होने चाहिए, और 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है इसमें। उसके बाद देखते हैं पंजीकरण के आधार पर, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे हम इंडिया में भी रह रहे हैं तो हमारे जो बच्चा जन्म होगा उसको भी पंजीकरण के आधार पर ही नागरिकता मिल सकती है। किसके, पंजीकरण पे। जो इंडियन लोग हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनके बच्चों को भी किसके आधार पर नागरिकता मिलती, पंजीकरण के आधार पर ही नागरिकता मिलती। मान लो कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति का मतलब है कि वो पहले इंडियन था, विदेश चला गया, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली, पर वो उसका ओरिजिन कहाँ था, उसके दादा दादी नाना नानी कहाँ के थे, इंडिया के थे, तो वो कैसा कहलाएगा, भारतीय मूल का। जो भारतीय मूल का व्यक्ति है,
भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो 7 मतलब लगातार 7 साल तक, कितने, 7 साल तक, 7 वर्ष तक इंडिया में रहने के बाद क्या कर सकता, पंजीकरण कर सकता है कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, कितने, 7 वर्ष। मान लो किसी विदेशी व्यक्ति ने किसी भारतीय से शादी की हो, भारतीय से शादी, तब भी कितने वर्ष होने चाहिए, 7 वर्ष। और जो हमारा बच्चा वगैरह पैदा होता है उसको भी किसके आधार पे, पंजीकरण के आधार पे क्या करते हैं, नागरिकता दिला सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पीछे स्लाइड, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए एक एक करके। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बता रखी हैं, ये यहाँ से आप नोट करिए एक बार। नोट कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट स्लाइड नोट कर लीजिए, सेकंड, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अब, सेकंड का। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कितने प्रकार से छोड़ सके, 3 प्रकार से, ये 5 प्रकार। जन्म के आधार, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण, देशीकरण इसी को प्राकृतिक कहते हैं। इसको आप लोग, इसको एक डायग्राम बना लेंगे आप लोग, तो उससे याद रहेगा, जब रिवीजन करेंगे तो उसी डायग्राम के आधार पे फास्ट रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट का बना लेंगे, स्पीड में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट, इसका, हाँ इसमें अभी रह गया, तो अब यहाँ से करते हैं। उसके बाद सेकंड की, जैसे जो भारतीय नागरिक हैं उनके भी बच्चे किसके आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। इसमें एक है ओसीआई कार्ड धारक। अभी हम इसको समझाएंगे, ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन, ये 2005 में स्टार्ट किया गया था, एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश पे। किसकी, एल एम सिंघवी समिति, 2001। कब की समिति है, 2001 की समिति है। कौन सी, एल एम सिंघवी समिति। इसी ने सिफारिश की थी, जो भारतीय मूल के विदेशी में जो लोग रहते हैं, जैसे जो उद्योगपति वगैरह हैं और कला संस्कृति से संबंधित लोग हैं, जो पैसे वाले लोग, वो इंडिया में आके ये ओसीआई, जो भारतीय मूल, जो मैंने भारतीय मूल का लिखा, जो भारतीय मूल का व्यक्ति है वो इसमें मतलब सिटीजन ओसीआई कार्ड धारण कर सकता है। उससे ओसीआई कार्ड धारक को कई छूट मिलती हैं, वो इंडिया में मतलब बगैर वीजा के आ सकता है आजीवन। केवल उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बच्चों को भी बेनिफिट मिलता है, और जो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है उसमें उसको छूट मिलती है, कई राहत मिलती है। तो किस समिति की सिफारिश थी, एल एम सिंघवी समिति। इसी समिति की सिफारिश पर 9 जनवरी से क्या मनाया गया, भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस किस समिति की सिफारिश से मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, किस समिति की सिफारिश से मनाया गया, एल एम सिंघवी समिति। आप लोग ये नोट करेंगे, एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश से मनाया गया था। 9 जनवरी क्यों मनाया, क्योंकि महात्मा गांधी 2015 में 9 जनवरी को ही 1915 में, सॉरी 2015, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, तो 9 जनवरी को, इसी 9 जनवरी 2015 को आए थे, इसी आधार पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। किस समिति की सिफारिश, एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश। तो ये जो ओसीआई कार्ड धारक हैं, इन्हें कितने वर्ष, इन्हें 5 वर्ष, 5 वर्ष। और जब इन्होंने आवेदन किया उसके 1 वर्ष, 5 ये हो गए, 1 वर्ष और पूर्णतः भारत में रहना पड़ेगा इनको, भारत में निवास। मान लो 5 वर्ष तो वो हैं जो, जैसे 5 वर्ष हैं कि इन्होंने 1 वर्ष, मान लो 1 वर्ष लगातार ये इंडिया में रहे, उसके बाद इन्होंने आवेदन किया, उसके 5 वर्ष तक और लगातार इंडिया में रहना। टोटल कितने हो गए, 1+6 कितने वर्ष, सॉरी 1+5 कितने हो गए, 5 वर्ष। इनको कितना रहना, 6 वर्ष। ऊपर वालों को 7 7, ये पूछा जाता, वर्ष पूछा जाता, ये
इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखें। इसको देखें प्राकृतिक रूप से, यहाँ से हटाते हैं इसको, आप लोग इतना नोट कर लीजिए एक बार। आप लोग ये भी पूछा जा सकता है, कब से मनाना स्टार्ट किया? 2003। कब से? 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस। ये ओसीआई कब आया था? 2003 में ही आया था। तो हम लेंगे प्राकृतिक रूप से। एक बचा है प्राकृतिक रूप से। ये कौथा है? फोर्थ नंबर है ये, फिफ्थ। कितने प्रकार से मिल सकती? 4 प्रकार से। तो जैसे कोई व्यक्ति है वो टोटल 14 वर्ष, कितने टोटल? 14 वर्ष, 14 वर्ष, 14 वर्ष मान लो, 14 वर्ष में 11 वर्ष, जो 14 वर्ष है उनमें 11 वर्ष इंडिया में निवास किया हो। 14 वर्षों के दौरान मान लो 2 महीने के लिए वो अपने विदेश चला गया हो, फिर 3 महीने चला, पर 14 वर्ष में टोटल कितने हो रहे हैं? 11 वर्ष। कितने हो रहे हैं? 11 वर्ष। और प्लस 1 वर्ष लगातार आवेदन करने से पूर्व, आवेदन करने से पूर्व 1 वर्ष लगातार, 1 वर्ष लगातार कहाँ रह रहा हो? इंडिया में रह रहा हो। तो 11 प्लस 1 कितना हो गया? 12 वर्ष। पूर्ण करने के बाद उसको किस आधार पे नागरिकता मिल रही? प्राकृतिक आधार पे। किस आधार पे? प्राकृतिक आधार। अब रह गया क्षेत्र समाविष्ट। क्षेत्र समाविष्ट जैसे कोई भूभाग है, जैसे सिक्किम को इंडिया ने 36वें संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 35वें संविधान संशोधन द्वारा इंडिया में मिलाया गया। तो जैसे सिक्किम, जब सिक्किम को इंडिया में मिलाया गया तो जो वहां के नागरिक थे उन्हें ऑटोमेटिक कहाँ की नागरिकता प्राप्त हो गई? भारत की। तो वही क्षेत्र समाविष्ट यही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, नागरिकता की समाप्ति। क्या देखेंगे? नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति हमने बताया था कितने प्रकार से हो? 3 प्रकार से हो सकती है नागरिकता की समाप्ति। त्याग, बर्खास्तगी, वंचना। कितने आधार पे हो सकती है? त्याग, बर्खास्त। मान लो आपने अपनी सहमत से त्याग दे दिया, मतलब आपने एक घोषणा कर दी कि हम भारत की नागरिकता नहीं लेना चाहते, हम किसी विदेश के नागरिक हैं। तो एप्लीकेशन के आधार पे ये, एप्लीकेशन के आधार पे ये नागरिकता आप त्याग कर सकते हो। बर्खास्तगी जब होगी? जब मान लो आपने बगैर बताए, इंडिया में बगैर बताए किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो आप आपको क्या, नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और वंचना क्या होगा? वंचना, ये है एक वंचना। वंचना का मतलब है कि मान लो आपने नागरिकता, इंडिया की नागरिकता ग्रहण की, पर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी लगा के नागरिकता ग्रहण कर ली, तो या आप 2 वर्ष की सजा पा गए। 2 वर्ष की, 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा पाई है आपने, तो आपको नागरिकता, आपने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट कुछ तथ्य छिपा के, तो आपका वंचना मतलब बाहर कर दिया जाएगा। बर्खास्तगी, वंचना और त्याग। तो ये कितने प्रकार? 3 प्रकार से होती है। तो एक एक टॉपिक ये पूछा जाता है कि किस, जो नागरिकता है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार उसमें देखा है एमसीक्यू में। तो नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये क्वेश्चन आता है, नागरिकता भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो एक ऑप्शन रहता है जैसे राष्ट्रपति, एक ऑप्शन रहता है राष्ट्रपति, दूसरा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तीसरा रहेगा संसद, चौथा रहेगा प्रधानमंत्री। तो ये तो मान लो बच्चे कर लेते हैं कि इनमें, इसमें ये तो हटा देंगे कि प्रधानमंत्री नहीं देता। संसद, गृह मंत्रालय, इसमें ये भी हटा सकते हैं जो जिन्हें ठीक है। अब राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय में मतलब वो
टेंशन में हो जाता है दिमाग वहाँ, जब पेपर के टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग इधर उधर होता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसको इसको मार देते हैं लोग गृह मंत्रालय, क्योंकि नागरिकता का जो निर्धारण है वो गृह मंत्रालय ही करती है, पर प्रदान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है नागरिकता। इसमें ऑप्शन में क्या होगा, राष्ट्रपति। नागरिकता प्रदान कौन करता है, राष्ट्रपति। और जो निर्धारण है कि नियम वगैरह हैं, जो अब मान लो किसी ने गलत तरीके फर्जी तरीके, तो ये निर्धारण करेगा इसने सही डॉक्यूमेंट दिए हैं कि नहीं दिए, और लास्ट में प्रदान कौन करेगा, सबसे लास्ट में राष्ट्रपति ही करेगा। आप लोगों को एक ये पूछा जाता है कि कैसी नागरिकता भारत की, एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता है। अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है किस प्रकार की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास, तभी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। एक तो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर होना चाहिए, या प्राकृतिक आधार, प्राकृतिक आधार। जन्म के आधार पर या प्राकृतिक आधार पर नागरिकता होगी तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में जन्म के ही आधार पर नागरिकता होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति अमेरिका का बन सकता है। इंडिया में जन्म और प्राकृतिक आधार पर होगी तो नागरिक बन सकता है। आप प्राकृतिक आधार पढ़ चुके हैं पीछे, ये है पंजीकरण के आधार पर प्राकृतिक आधार यहाँ पे ये। तो आशा करते हैं ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें आगे मोटिवेशन। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ये कमी रहेगी तो आगे चल के हम वीडियो में सुधार करें। जय हिंद, जय भारत।